सो स्टार्टिंग फ्रॉम द चैप्टर मोशन, जैसा कि पहले मैंने तुम लोगों को 7 में भी बताया था, मोशन के बारे में जस्ट एक सिंपल डेफिनेशन मैंने दिया था कि कोई भी चीज अगर चल रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि उसमें मोशन है। लेकिन ये चीज अगर हम लोग रियलिटी सेंस में लें तो इसको हम लोग कैसे बता सकते हैं? अगर मान लो जैसे हम पृथ्वी पर हैं, जस्ट स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एग्जांपल, हम लोग पृथ्वी पर हैं लेकिन पृथ्वी का चलना हम महसूस नहीं कर पाते हैं। जनरली हम इसको देखने के लिए सन से कंपैरिजन करते हैं, ध्रुव तारा जिसको पोल स्टार बोलते हो उससे कंपैरिजन करते हैं। यानी कि मतलब क्या हुआ, जब तक हम अपने मोशन को, या दूसरा एग्जांपल एक देता हूं, मान लो तुम ट्रेन में बैठे हुए हो, ट्रेन में बैठ के आंख बंद कर लो, कहीं बाहर नहीं देख रहे हो और जस्ट ऐसे कोच में बैठे हो जैसे फर्स्ट एसी कोच में जहां पे बहुत ज्यादा वाइब्रेशन नहीं होता है, बिकॉज स्लीपर ये सब में तो बहुत तेज वाइब्रेशन होता है, इसलिए तुम फील कर पाओगे मूव कर रहा है या नहीं मूव कर रहा है। लेकिन फर्स्ट एसी कोच में बैठ के तुम आंख बंद करके अगर ट्रेन में बैठे हो, तुम ये महसूस नहीं कर पाओगे कि ये गाड़ी चल रही है या नहीं चल रही है। तुम इसको महसूस करने के लिए क्या करते हो? जनरली बाहर देखते हो, कोई स्टेशन नजर आएगा जो कि रुका हुआ है, एक पेड़ नजर आएगा जो कि रुका हुआ है, जिसके रिस्पेक्ट में हम बताते हैं कि हमारी गाड़ी जो है वो चल रही है। कमिंग टू द प्रीवियस एग्जाम्पल जो मैंने दिया तुमको कि अर्थ चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसको कंपेरिजन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि जो स्टार हैं वो रुके हुए हैं, इसके रिस्पेक्ट में हमारा अर्थ मूव किया, हमें अर्थ का तो मोशन नहीं नजर आया लेकिन सन मूव करते हुए आगे की तरफ बढ़ा, ये हमें नजर आया। सही है? यानी हम किसी भी चीज के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं, जब जो चीज रुका हुआ है जब उसके रिस्पेक्ट में हम देखते हैं कि हमारा चीज जो है वो आगे बढ़ गया, यानी इस दोनों में से कोई एक चीज मोशन में है, अदरवाइज वो मोशन में नहीं है। सो मोशन का पहला डेफिनेशन, इफ द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस एज टाइम पासेस देन इट इज सेड टू बी इन द रेस्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो है टाइम के रिस्पेक्ट में, अदरवाइज एंड किसी रुके हुए स्टैटिक चीज के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन, देन वो रेस्ट पर है यानी रुका हुआ है। अगर उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होता है किसी के रिस्पेक्ट में जिसको हम लोग देख पाते हैं, तो जनरली हम महसूस करते हैं कि हम मोशन में है, अदरवाइज हम देख पाए या नहीं देख पाए, वो मोशन में है तो मोशन में है। लेकिन जस्ट मैं तुम्हारे सेंस में लेके बता रहा हूं कि तुम उसको फील कर पा रहे हो या नहीं फील कर पा रहे हो। यानी जब तक किसी चीज के रिस्पेक्ट में हम उसको नहीं कंपेयर करेंगे तब तक हम नहीं बता पाएंगे वो मोशन में है या नहीं है। जैसे फिर से वही एग्जाम्पल, एक पेड़ जो है उसको हम लोग देखते हैं और पेड़ के रिस्पेक्ट में हम बता सकते हैं कि हाँ हमारा ट्रेन है, हमारा बाइसाइकिल है, वो मूव कर रहा है, या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है। एन ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू वन थिंग, किसी एक चीज के रिस्पेक्ट में। इसका एग्जाम्पल सोचने की कोशिश करो, जस्ट एक, बिकॉज देखो बहुत सारे ऐसे चीज हो जाते हैं बड़े क्लास में जिसको हम लोग सिर्फ इमेजिनेशन के तौर पे समझ सकते हैं, रियलिटी कंडीशन बहुत मुश्किल हो जाता है समझना। सो इसको समझने की कोशिश करो कि एक ट्रेन में तुम बैठे हो, एक ट्रेन में तुम्हारा कोई दोस्त बैठा हुआ है और दोनों ट्रेन अगल बगल दो ट्रैक पे चल रही हैं, लेकिन दोनों का स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है। क्या तुम महसूस कर पाओगे, एक जैसे एक ही खिड़की के सामने दोनों बच्चे बैठे हुए हैं, एक बगल में तुम्हारा दोस्त है और उससे दाहिने साइड पे तुम हो, तुम अपने दोस्त को देखोगे तो वो क्या लगेगा तुम्हें, चल रहा है या रुका हुआ? आई नीड द आंसर, ट्राई टू गिव द आंसर, इसके बाद मैं प्रोसीड करूंगा। क्या लगेगा तुम्हें? लगेगा सर रुका हुआ है। रुका हुआ है, यस एग्जैक्टली, यही मैं चीज तुमको बताना चाहता हूँ। स्मृति थोड़ा तुम देर से ज्वाइन की, मुझे नहीं दिखा, अदरवाइज मैं तुमको एडमिट कर देता, कोई बात नहीं। सो यही मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर दोनों चीज चल रहे हैं और दोनों एक ही स्पीड से चल रहे हैं तो हम इस चीज को महसूस नहीं कर पाएंगे कि कौन सा चीज चल रहा है या कौन सा रुका हुआ है। हमको लगेगा कि दूसरा भी चीज पहले के रिस्पेक्ट में रुका हुआ है। यानी जब तक कोई रुका हुआ चीज हम नहीं देखेंगे या उससे कंपेरिजन नहीं करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू दैट, तब तक हम को पता नहीं चल सकता है कि वो चीज रियली मोशन में है या नहीं है। जस्ट एज अ कार, एज एनी एग्जाम्पल जो मैंने लिया, सो अ थिंग इज इन मोशन व्हेन, सिंपल इसका डेफिनेशन,
A thing is in motion when it changes its position with respect to something. With respect to something यानी किसी के रिस्पेक्ट में जब उसका पोजीशन चेंज हो रहा है तभी हम बोल सकते हैं, किसी रुके हुए चीज के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन चेंज हो रहा है तभी हम बोल सकते हैं कि वो चीज चल रहा है. बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन when its position changes continuously with respect to a stationary object taken as a reference. यही इसका सटीक डेफिनेशन है. अगेन आई एम रिपीटिंग, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन यानी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है. कैसे? when its position changes continuously, जब उसका पोजीशन कंटिन्यूअसली बदल रहा है with respect to a stationary object, किसी रुके हुए चीज के रिस्पेक्ट में. स्टेशनरी जो तुम्हारा सोप होता है इसीलिए उसको स्टेशनरी बोला जाता है, बिकॉज वहां पे चलायमान सामान नहीं होता है, वहां पे रुके हुए सामान होते हैं. यस Sir, please that way. The body is said to be in a motion when its position thereafter. Okay. I will be sending the PPT word, सभी मैं भेजूंगा, उसके लिए प्रॉब्लम मत करो. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं अगर तुम लिख रही हो तो. अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन when its position changes continuously with respect to a stationary object taken as reference point. यानी किसी रुके हुए चीज के रेफरेंस में जब उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, उसकी अवस्था बदल रही है, देन उसको हम बोल सकते हैं अ बॉडी इज इन मोशन. इसके जस्ट उल्टा, अगर उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है देन बॉडी विल बी इन रेस्ट. दिस इज वेरी सिंपल थिंग. आई एम प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट टॉपिक. इज इट ओके फॉर एवरीवन और डाउट? Yes, sir. ओके, Yes, sir. थैंक यू. ओके, देन कमिंग टू द डिस्टेंस. बहुत सिंपल सा चीज जो कि तुम लोग बहुत बार अभी तक पढ़ चुके हो, लेकिन रियल सेंस में बोलूंगा ना तो बहुत जगहों पे कंफ्यूज कर जाओगे तुम लोग. डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी तुम लोग बहुत सारे लोग पढ़ के क्रॉस कर गए होगे, कुछ लोग अभी तक नहीं भी पढ़े होगे, ये भी मैं समझ रहा हूं. बट डिस्टेंस एक्चुअली होता क्या है? जस्ट गो विद द फिगर. बहुत सारे फिगर के साथ मैं इसका एग्जांपल दूंगा. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है. जस्ट मान के चलो ये एक बटरफ्लाई है. बटरफ्लाई मूव की ए टू बी, देन बी टू सी. जस्ट सी ऑन माई माउस जिस पे मैं होवर कर रहा हूं, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई, देन एफ, देन जी. बटरफ्लाई ने एक इस तरह का रास्ता कवर करते हुए फ्लाई किया. सो एक्चुअल केस में बटरफ्लाई ने कौन सा रास्ता तय किया? ये वाला, ए से लेके बी सी डी ई एफ के थ्रू जी तक वो पहुंची. तो इसने ये टोटली ये रास्ता तय किया, ये ऊपर वाला. तो इसको हम लोग बोलेंगे उसने इतना डिस्टेंस तय किया. सो इसका डेफिनेशन कैसे बनेगा? इसका डेफिनेशन बनेगा इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इज द एक्चुअल लेंथ और एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. कोई भी हो, यानी जो उसने सही में रास्ता तय किया वही उसका डिस्टेंस हुआ. देखो ये बार बार मैं रिपीट आउट करता हूं कि तुम लोग कोई भी डिस्टेंस का डेफिनेशन डिस्टेंस से नहीं दे सकते हो. आई कैन अंडरस्टैंड मेनी ऑफ यू विल राइट डिस्टेंस इज अ डिस्टेंस. नो, ऐसे नहीं डिफाइन कर सकते हो. जब तुम डिस्प्लेसमेंट डिफाइन कर रहे हो उसमें डिस्टेंस डाल सकते हो, लेकिन जब तुम डिस्टेंस डिफाइन कर रहे हो तुमको उसको दूसरे वर्ड से डिफाइन करना होगा. इसीलिए मैं डिफाइन कर रहा हूं. इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. इन दिस केस इट इज अ बटरफ्लाई. लेकिन इसका जो दूरी इसने तय किया बटरफ्लाई ने, जस्ट सी अगेन ऑन माई होवर, यहाँ पे मैं माउस का होवर करके दिखा रहा हूं. ये एक्चुअल पाथ तो पूरी ये कवर की थी, लेकिन ये अपने जगह से, अपने इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट. ए जो है हमारा, यानी यहाँ पे इनिशियल यानी शुरुआती जगह जहां से वो स्टार्ट कर रही है, एंड जी को बोलते हैं फाइनल पॉइंट. सो ये ए से स्टार्ट कर रही है, ए से जी तक जा रही है. तो ये जो रास्ता हुआ इसने अपने एक्चुअल पॉइंट से या इनिशियल पॉइंट से ये एक्चुअल दूरी उसने तय किया है. किस रास्ते से गई कोई मतलब नहीं है, जस्ट मतलब है कि वो यहां से लेके यहां तक गई है. सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट. सो इसको धीरे धीरे हम लोग कंडेंस करें कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है.
इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और थोड़ा इसको कंसाइज करो, इट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यानी सबसे छोटा। बिकॉज देखो कहीं से भी इसमें लाइन बनाने की कोशिश करो, छोटा पाथ बनाने की कोशिश करो, तुम्हें स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई और छोटा लाइन नहीं मिलेगा। मेरे होमवर्क को फिर देखते रहना, तुम्हें स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई फिर से छोटा पाथ नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने इसमें एक एक्सप्लिसिट चीज को जोड़ा है, इट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। ओके, कमिंग टू द एक्चुअल पॉइंट ऑफ आवर्स। सो जो मैं बोल रहा था कि सबसे छोटा रास्ता एक स्ट्रेट लाइन का ही हो सकता है किसी भी दो चीजों के बीच में, इसीलिए मैं अपने डेफिनेशन को कंसाइज कर रहा हूं, इट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। और सटीक करने के लिए इट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन और फाइनल पॉइंट। देखो यही डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखा था, डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सॉरी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कर लेना इसको। और ओके, सो यहां तक किसी को प्रॉब्लम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में? Although point is very simple. No sir. No sir. Okay. No sir. Very good. एग्जाम्पल बताओ। और भी एग्जाम्पल दूंगा, जस्ट वेट, बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ मैं बताऊंगा। जस्ट आई एम गोइंग विथ अ लो लेवल ताकि तुम लोग अच्छी तरह से समझ सको। मेरा मेन इंटेंशन यही है तुम लोग समझ सको इसको। ओके, सो इट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। देन कम्स वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। आखिर ये क्या होता है, किसी को कुछ पता है? इतने दिन से पढ़ाई कर रहे हो कुछ? एनीवन? शिवम? Yes sir. स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। सर स्केलर में मतलब डायरेक्शन का मतलब कोई आवश्यकता नहीं होता है और मतलब वेक्टर मतलब डायरेक्शन। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। सो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब एज्यूम करो जस्ट तुम यहां से अपने घर से किसी जगह पे जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो। तुम अपने घर से चलना शुरू किए, तुम कुछ दूर चल गए, जस्ट आई एम टेलिंग 5 किलोमीटर्स, और चलो और छोटा डिस्टेंस बना लो 1 किलोमीटर। यू ट्रेवल्ड 1 किलोमीटर, लेकिन तुम किसी को बोलोगे कि आई हैव टू ट्रेवल 1 किलोमीटर फॉर गोइंग टू स्कूल, किसी को पता नहीं चलेगा एक्चुअल लोकेशन। अगर मान लो तुम भी वहीं से स्टार्ट कर रहे हो और वो आदमी भी वहीं पे खड़ा है जहां से तुम उसको बता रहे हो अपने स्कूल का लोकेशन, उसको पता नहीं चलेगा। लेकिन इसी चीज को और हम कंसाइज कर दें, वी हैव टू गो 1 किलोमीटर टूवर्ड द ईस्ट डायरेक्शन फॉर गोइंग टू आवर स्कूल। यानी हमको अपने घर से 1 किलोमीटर पूर्व के दिशा में जाना होता है स्कूल जाने के लिए। देखो इस दोनों स्टेटमेंट में अंतर, एक में जस्ट वो क्वांटिटी है, क्वांटिटी एंड यूनिट के साथ है, एक में है क्वांटिटी यूनिट एज वेल एज डायरेक्शन। सो जो फर्स्ट केस रहा हमारा वो है स्केलर क्वांटिटी, जिसमें डायरेक्शन कोई मतलब नहीं करता है, और दूसरा रहा हमारा वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें डायरेक्शन बहुत मतलब करता है। आगे चल के एक्चुअली वेक्टर जो है ये मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, लेकिन जस्ट तुम लोगों को बहुत सिंपल फॉर्म में फिजिक्स में अभी एंटर कराया जा रहा है। आगे चल के 11 में इसको वेक्टर नाम से पढ़ोगे, जिसको मैथमेटिक्स में तुम लोग डील करोगे वेक्टर के साथ। बहुत सारा चीज आएगा जो कि तुम्हें बताएगा बहुत सारी चीजों को। जस्ट अगर तुम लोगों को ध्यान पे होगा तो मैंने क्लास 7 में ये भी बताया था कि फिजिक्स तुम्हें ये बता सकता है कि अगर एक बॉल को तुम कितने एंगल पे फेंकते हो, एंगल इन द सेंस जमीन से, जमीन पे मान लो तुम खड़े हो एक क्रिकेट का बॉल लेके और तुम उसको फेंक रहे हो, तो तुम जितना ताकत लगा रहे हो उस ताकत से कितने एंगल से फेंकोगे तो वो सबसे ज्यादा दूर जाएगा। जस्ट मैं आंसर जानता हूं, मैं क्लियरली बोल रहा हूं,
इट इज 45 डिग्री। तुम बोलोगे एविडेंस, यस एविडेंस है। मैं बोलूंगा कि तुम कितने एंगल पे फेंकोगे जमीन से कि वो बॉल सबसे ज्यादा हाइट पे जाएगा, वो 90 डिग्री होगा जमीन से। यानी तुम अगर बॉल को सीधा उछालोगे तो वो सबसे ज्यादा ऊंचाई तक जाएगा। इस कंडीशन को मानते हो ना? बिकॉज 45 डिग्री वाला तो मैं अभी शो नहीं करके दिखा सकता हूं, लेकिन एटलीस्ट तुम्हें 90 डिग्री का मैं शोकेस करके या तुम्हें एक एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं जो तुम समझ सकते हो या तुम महसूस कर सकते हो। जब तुम बॉल को सीधा सीधी फेंकोगे यानी जमीन से 90 डिग्री एंगल बनाते हुए, आई डोंट थिंक एनीवन हैव प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग एंगल्स, मैथमेटिकल एंगल। बिकॉज अगर उसमें प्रॉब्लम है तो थोड़ा और समझना होगा। अगर तुम 90 डिग्री पर फेंकते हो तो वो बॉल सबसे ज्यादा हाइट पे जाएगा। करेक्ट और नॉट? सही है ना? यही हमारा फिजिक्स बताता है कि एक्चुअली जब ये बॉडी मोशन में है तो कैसे जाएगा, कहां तक जाएगा, ये हमें बताता है। ओके, कमिंग टू द प्रीवियस पॉइंट अगेन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलो बहुत सारे एग्जांपल्स, उसके बाद फिर से हम लोग रिपीट आउट करेंगे अपने डेफिनेशंस को। Okay, everyone can see this triangle. A person is starting its journey from A to B, which is in which he is covering 5 kilometers. Then person turns at this point and he covers a distance of 3 kilometer in his right hand side. वो दाहिने तरफ मुड़ के और 3 किलोमीटर का दूरी और तय किया। So इसमें डिस्टेंस क्या हुआ इसका? A टू B 5 किलोमीटर, देन B टू C यानी 5 प्लस 3। सो ये हुआ हमारा 8 किलोमीटर। बोलो यस, कोई प्रॉब्लम है? नो। सो वो पर्सन जो है वो 8 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया। A टू B 5 किलोमीटर प्लस B टू C 3 किलोमीटर का डिस्टेंस वो तय किया। अब इस डिस्टेंस में फिर से देखो, इस डिस्टेंस में हम डायरेक्शन का कोई कंसीडरेशन नहीं कर रहे हैं। ऑल्दो हम लोग ज्यादातर न्यूमेरिकल ऐसे ही बनाएंगे जिसमें हम लोग डायरेक्शन को बताएंगे नहीं, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में एक्चुअल केस में डायरेक्शन बताना होता है। वो सबको हम लोग हायर क्लास में फिर लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जितना यहाँ तक समझना है, जस्ट एक हमें दिमाग बनाना है दैट स्केलर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, यानी वो कितना है इसी के बारे में हम जानते हैं। वेयर एज वेक्टर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। जैसे मैंने बताया स्कूल जाने के लिए 1 किलोमीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन, ये है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। ऑल्दो दोनों ही हमारे डिस्टेंस के ही टर्म है, लेकिन एक में डायरेक्शन है, एक में डायरेक्शन नहीं है। यानी एक क्वांटिटी ऐसा है जिसमें डायरेक्शन है, दूसरे में डायरेक्शन नहीं है। ओके, सो देन डिस्प्लेसमेंट हियर, जस्ट इसको तुम स्केल से कैलकुलेट करके या एक और तरीका लगा सकते हो इसको कैलकुलेट करने के लिए। ये AC का डायरेक्शन कोई बता सकते हो? बहुत सिंपल है। कौन सा थ्योरम लगेगा मैथमेटिक्स का? पाइथागोरस थ्योरम। यस, वेरी गुड। ये रहा हमारा हाइपोटेन्यूज AB, ये रहा परपेंडिकुलर, और AC जो है वो बेस बन जा रहा है। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें पता चलेगा 4 किलोमीटर। तो ये 8 किलोमीटर इसका डिस्टेंस रहा एंड 4 किलोमीटर इसका डिस्प्लेसमेंट रहा। ऑल्दो डिस्प्लेसमेंट के साथ हमें जोड़ना चाहिए 4 किलोमीटर टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। जो भी डायरेक्शन हो, ये हमारे मैथ के बेसिस पर बनता है, इस डायरेक्शन बनता है। इस कंडीशन में हम जोड़ नहीं रहे हैं, जस्ट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हम कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन विदाउट टेकिंग द डायरेक्शन। सो ये देखो यहाँ भी वही कंडीशन रहा, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। A is your initial point and C is your final point of that person. Okay, again coming to the definitions and of distance and displacement. The distance traveled by an object is the length of actual path traversed by the object during the motion.
जब वो चल रहा है या गति में है उस समय उससे जो एक्चुअल यानी सही पाथ कवर किया गया उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट स्ट्रेट line distance between the initial and final position of the object। ये हमारा हुआ डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन। एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी यानी इसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी है। डिस्टेंस का यूनिट बताना जरूरी नहीं है सभी के लिए। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है, ये सभी लोग जानते हो। इसका ऐसा यूनिट मीटर लिया जाता है। हाँ बोलो। थोड़ा फिर से बोलो या माइक के नजदीक आके बोलो, आवाज बहुत दूर से आ रहा है। स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी, ओके। देखो क्वांटिटी यानी उस चीज का माप हम लोग दो तरीके से ले सकते हैं किसी भी चीज का। जैसे मैंने बताया तुमको अभी एक एग्जांपल लिया कि कोई बच्चा बोले मेरे घर से स्कूल जो है वो 1 किलोमीटर है। किसी को भी उठा लो, 1 किलोमीटर मेरे घर से स्कूल का डिस्टेंस है। इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा कि किस दिशा में वो एक्चुअली उसका स्कूल है। लेकिन कोई बोले कि मेरे घर से 1 किलोमीटर स्कूल है इन द ईस्ट डायरेक्शन। देखो दोनों क्वांटिटी है, हमारा दोनों मेजरमेंट का क्वांटिटी है। लेकिन हम कर क्या रहे हैं, एक में बता रहे हैं मैग्नीट्यूड यानी किलोमीटर्स, दिस मच किलोमीटर्स, और एक में बता रहे हैं दिस मच किलोमीटर इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, यानी ऐसा क्वांटिटी जिसमें उसका डायरेक्शन भी बताना जरूरी है या वो डायरेक्शन के साथ ही होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। सॉरी, इन द मीनवाइल जो मैंने बोला वो एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी है, यानी जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी है उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। 2 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, ये जो हमारा क्वांटिटी है जो भी जहां भी 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर जो भी हो, इसमें हम क्या स्पेसिफिक बता रहे हैं, इन द नॉर्थ डायरेक्शन, यानी उत्तर दिशा में हमें यहां से जाना है। जैसे इसमें तुम उठा के देख सकती हो, इसमें उठा के देख सकते हो कि ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रहा है, स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रहा है। इवन हम स्पेसिफिक डायरेक्शन उसको बता भी रहे हैं, जा ये भी रहा है स्पेसिफिक डायरेक्शन में, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम बोल दे रहे हैं जस्ट यहाँ पे, जैसे देखो और क्लियर होगा, 5 किलोमीटर्स एंड 3 किलोमीटर्स, यानी द पर्सन हैज कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर फ्रॉम ए टू सी। किधर गया हमें पता नहीं है, लेकिन इसमें हम क्या बोल रहे हैं, पर्सन हैज कवर्ड 4 किलोमीटर्स इन ईस्ट डायरेक्शन। वो चार्ट तुम लोग देखी हो या नहीं, एक जो आता है डायरेक्शन बताने का चार्ट, कुछ ऐसा, वेट, ये ध्यान पे है कुछ तुम लोगों के, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जहां भी स्केलिंग किया जाता है वैसे बताया जाता है, ध्यान पे है। इसी को मैं कंसीडर करते हुए उसका डायरेक्शन बता रहा हूं कि वो डायरेक्शन जो है वो ईस्ट डायरेक्शन है, ये वाला। सो जब हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ऑल दो यूनिट है हमारा वही, सो डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो उसको बोलेंगे दिस पर्सन हैज कवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 किलोमीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन। अब क्लियर है? यस सर। देखो इसीलिए हम लोग बोलो। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन लिखना मतलब जरूरी है? फिर से बोलो। डिस्प्लेसमेंट में मतलब डायरेक्शन लिखना इम्पोर्टेंट है? यस मैंडेट है। ऑल्दो हम लोग नहीं लिखते हैं, उसको न्यूमेरिकल के फॉर्म में छोड़ देते हैं, लेकिन ये मैंडेट है कि उसमें हमें डायरेक्शन लिखना है। जहां भी डिस्प्लेसमेंट नहीं, जहां बोला जाए दिस क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, देन यू हैव टू मेंशन द डायरेक्शन ऑल्सो, अदरवाइज यू कैन नॉट कॉल इट एज अ वेक्टर क्वांटिटी रियली। ये कंडीशन है।
हम लोग ऑल दो न्यूमेरिकल में वेलोसिटी में कोई डायरेक्शन नहीं देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट न्यूमेरिकल, लेकिन एक्चुअल केस में बोलोगे तो तुमको डायरेक्शन देना जरूरी है, अदरवाइज वो वेक्टर क्वांटिटी हो नहीं सकता है, वेक्टर और स्केलर में कोई अंतर नहीं रह गया। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिस्टेंस के तौर पे भी डिफाइन कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज अ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। देखो बहुत सारा डेफिनेशन दे रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट is a distance covered by a object in a specific direction। ठीक है, ओके। शिवम तुम थोड़ा माइक से ज्यादा दूर पे हो, मुझे लग रहा है, थोड़ा नजदीक आके बोला करो जब बोल रहे हो तो। कोई भी जब बोल रहे हो ना थोड़ा सा उससे नजदीक हो जाया करो, मोबाइल से कनेक्ट हो चाहे जिससे भी, जहां भी उसका माइक है थोड़ा सा उससे नजदीक आके बोलो, आवाज क्लियर आएगा, कोई बात नहीं। देन अगेन गोइंग फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब इसमें तुम लोगों का दिमाग में वाश करूंगा थोड़ा, सारे लोग इस पे ट्राई करना है इस फिगर को। ये सर्कल सभी को दिख रहा है? ओके। Yes, sir. Yes, sir. अब इस सर्कल को देखते हुए जस्ट मैं दो तीन तरह का क्वेश्चन इसी पे बताऊंगा सर्कल पे, ताकि तुम लोग और रिफ्रेश कर सको अपने दिमाग को और रियल सेंस में समझ सको कि डिस्टेंस है क्या, डिस्प्लेसमेंट है क्या। एज्यूम करो एक ऑब्जेक्ट ए से लेके चला, देखते जाओ मेरे होमवर्क को, और ये टोटली आके फिर से ए पे ही पहुंच गया। एक सर्कुलर पाथ है जिसमें एक ऑब्जेक्ट ए से चला और फिर से ए पे पहुंच गया। सो इसका डिस्टेंस क्या होगा? मैथमेटिकली इसका डिस्टेंस जो होगा वो होगा सर्कल का सरकमफेरेंस कमिंग 2 पाई आर, कमिंग टू द एग्जैक्ट मैथमेटिक्स। देखो मैं हर समय बोलता आया हूं, फिजिक्स जो है और मैथमेटिक्स दोनों एक साथ चलते हैं। मैथमेटिक्स के पास कैलकुलेशन है लेकिन दिमाग नहीं है। उसको जब दिमाग से जोड़ा जाता है तब एक्चुअली हमारा नेचर का फॉर्मेशन होता है, और वो दिमाग कौन देता है? फिजिक्स से हमारा उसको दिमाग देने के लिए। जैसे मैं क्लास में भी कई बार बोला करता था कि दुनिया कई डायमेंशन भी हम बोल सकते हैं, लेकिन रियल सेंस में दुनिया हमारा सिर्फ 3 डायमेंशन है तुम लोगों के लिए, लेकिन एक्चुअल सेंस में 4 डायमेंशन है, जो आगे चल के पढ़ोगे कोई बात नहीं। तो यही फिजिक्स हमें दिमाग देता है। ये यहां से यहां तक चला कैलकुलेशन मैथमेटिक्स का। सो ये सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल है। सो इसका डिस्टेंस जो है वो 2 पाई आर हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ये आदमी ए पे था, कुछ मिनटों बाद फिर से आके ए पे ही रह गया। सो उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट थोड़ा भी नहीं होगा। देन इसी पे एक और कंडीशन, एज्यूम अ पर्सन इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी। मैं चाहता हूं कोई इसका आंसर कोई और दो। रोशनी तुम नहीं, शिवम तुम भी नहीं, कोई और इसका आंसर दो कि इसका डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। सर डिस्टेंस हुआ पाई आर ठीक, और डिस्टेंस हुआ डी डायमीटर। ओके, वेरी गुड। कौन बोल रहे हो? लेट मी रिकॉग्नाइज बिकॉज वॉइस से नहीं कर पा रहा हूं मैं। कौन बोले? सत्यम पांडे सर। ओके, सत्यम, बहुत अच्छा। सभी को समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है ये? बिकॉज आई एम हियर फॉर एवरीवन। इसका जो डिस्टेंस है, जस्ट देखो जो सत्यम ने बोला उसी को मैं दिखा रहा हूं। इसका जो डिस्टेंस है ए से बी तक, देखो वो ऑब्जेक्ट गया है, यानी ये जो है हमारा सर्कल का हाफ सरकमफेरेंस है। सरकमफेरेंस हमने ऊपर दिया 2 पाई आर, इसका हाफ क्या होगा? 2 पाई आर बाई 2, जिससे हमारा 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। सो इट इज पाई आर। सो हाफ सरकमफेरेंस इज 2 पाई आर, जो कि हमारा डिस्टेंस है ए टू बी। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? अगेन गो विद द डेफिनेशन। डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। सो स्ट्रेट लाइन खींचो इस दोनों पॉइंट के बीच में स्केल रख के। सो अब इसका मेजरमेंट कितना हुआ? ये हमारा डायमीटर बन चुका है। सो डायमीटर कितना होता है? आइदर इट कैन बी 2r यानी 2 इंटू रेडियस, और इट कैन बी योर डायमीटर d। दोनों में से कोई भी चीज बोल सकते हैं इसको, ठीक है। देन अगेन वन मोर क्वेश्चन। जानबूझकर मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किया है ताकि तुम लोग इस चीज को क्लियर कर सको, उसके बाद मैं आगे के टॉपिक पर बढ़ूंगा। देन दिस फिगर,
ओके, लेट मी कॉल बाय पर्सन। देखो नहीं आए आंसर, ये मत सोचना कि सर किसी को बोर करने के लिए बोल रहे हैं। सारे लोग वही दोस्त हो, जस्ट मोबाइल से कनेक्टेड हो, और कोई अंतर नहीं है। मृत्युंजय फोन के पास हो ना? जस्ट क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। एक आदमी ए से बी की तरफ जा रहा है, बी के पास जाके रुक गया। उसने कितना डिस्टेंस तय किया एंड उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं, गलत या सही कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। Okay, let me see this only. No. Okay, other one can try. ओके, तुमने कौन बोल रही है बोलो, बिकॉज सबका नाम नहीं है वहां पे। ओके, वेरी गुड। जो डिस्टेंस है हमारा ए से बी का 1/4 ऑफ 2 पाई आर, यानी 2 पाई आर को जस्ट 4 से डिवाइड कर दो, इट मीन्स पाई आर बाई 2। ये बहुत सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं। डिस्प्लेसमेंट कोई ट्राई आउट कर सकते हो, कोई भी, ये सभी के लिए क्वेश्चन है। डिस्प्लेसमेंट कोई ट्राई आउट करो, कॉपी रखे होगे, कॉपी पेन अपने पास, तुम लोग टाइम ले सकते हो, आधा मिनट 1 मिनट का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Because again I am telling this, I want everyone to understand. The topic is very simple, but I think in this many will get stuck. आर का मेजरमेंट कितना है? आर का मेजरमेंट आर ही है, वो रेडियस है, उसी से बनाओ। एनीवन? रोशनी कोई प्रॉब्लम आ रहा है अभी तक? फोन लगा के चले नहीं गए हो ना तुम लोग? रोशनी, ऋषु, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है ना? नो सर। हुआ किसी का कैलकुलेट? सी, जस्ट टेक द क्लास लाइक योर एक्चुअल क्लास, बहुत मजा आएगा। इंटरेक्टिव करो, तुम भी रिप्लाई करो, मुझसे भी क्वेश्चन करो, जस्ट वही समझ के चलो। ऑल्दो तुम लोगों से को ढंग से पढ़ाए हुए फिर से मुझे 1 साल हो चुका है, कोई बात नहीं, फिर उसी पेस में मैं तुम लोगों को बताऊंगा। कोई भी कैलकुलेट कर पाया? या किसी को एटलीस्ट समझ में आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? नो वन? एटलीस्ट नो और यस रिप्लाई करो कि टाइम चाहिए। और पिछले वाला क्वेश्चन, यही क्वेश्चन, पिछले वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ये वाला? सर। आदित्य राज बोल रहे हो क्या? नहीं, भास्कर पंडित। अच्छा, भास्कर। उससे पहले समझ में आया था? सर नेटवर्क से चल रहे सर, काम नहीं कर रहे सर कहाँ पर। अब ये इशू के लिए मैं क्या बोलूं? ये इशू के लिए तुमको यही बोलूंगा कि मैं वीडियो सेंड करूंगा, वीडियो को बार बार देखना, और क्या बता सकता हूँ। हाँ, मैं रिपीट जरूर कर देता हूँ एक बार। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डेफिनेशन से जाओ। मेरा पिछला वाला टॉपिक था कि ए से बी के पास कोई गया, जस्ट उसमें उसने डिस्टेंस कितना तय किया, यही क्वेश्चन था। सो डिस्टेंस का डेफिनेशन, डिस्टेंस का डेफिनेशन, इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ ऑब्जेक्ट। एक्चुअल पाथ हुआ फ्रॉम ए टू बी। ये सर्कल है और ये ए टू बी जो है वो सर्कल का हाफ पार्ट है। सो सर्कल का टोटल सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर। सो उसका अगर हाफ करेंगे हम तो 2 पाई आर बाई 2 हो जाएगा, 2 पाई आर बाई 2।
जो कि हमारा इसका एक्चुअल डिस्टेंस हो जाएगा पाई आर। ठीक है भास्कर? ओके, देन इसका डिस्प्लेसमेंट का गो विद द डेफिनेशन अगेन। इट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। दो जगहों के बीच में शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, यानी सीधा स्केल से खींचा गया लाइन वही डिस्टेंस है। सो ए से बी के बीच जो है हमारा स्ट्रेट लाइन जब हम बनाएंगे वो ये लाइन बनेगा, इसके अलावा और कोई लाइन नहीं बन सकता है। तुम इमेजिन करके देख लो, कोई भी लाइन इससे छोटा नहीं होगा। सो अब ये है क्या हमारा, ये जो है देखो ये सेंटर से पास होते हुए जा रहा है। सो इट इज द डायामीटर ऑफ द सर्कल। ये सर्कल का डायामीटर है। डायामीटर का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम? r प्लस r, आइदर इट इज 2r और d एज इन डायामीटर। ठीक है भास्कर? ओके, देन ये क्वेश्चन को जस्ट क्वेश्चन पहले समझो, दूसरे लोग जो बना चुके होंगे आंसर भी देना। कि एक ऑब्जेक्ट है वो ए से बी के पास जाता है, जस्ट सी माई होवर, ए से बी के पास जाता है, तो वो डिस्टेंस कितना तय करता है, डिस्प्लेसमेंट कितना तय करता है? डिस्टेंस के लिए हाँ, कौन बोल रहा है? रोशनी? डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू आर। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू आर कैसे यार? गलत है ये, मैं बता रहा हूं। रोशनी तुम सेट के पास नहीं हो क्या? ओके, नहीं आ रही है। ओके, नो प्रॉब्लम। तुम मेरे आवाज को सुन पा रही हो? लिखो एक बार फिर से। क्या बोल रहे हैं? आवाज ही नहीं आ रही है। देखो, किसी को प्रॉब्लम नहीं आई हो, किसी को और को प्रॉब्लम है आवाज में? हाँ, तो देन तुम्हारे तरफ से नेटवर्क में दिक्कत है। अपने जगह को थोड़ा इधर उधर करके देखो। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट आउट कर रहा हूँ, थोड़ा देखो, ये इस पे प्रॉब्लम आएगा इस क्लास में। लेकिन एक चीज बहुत अच्छा है, बहुत सही है, इस क्लास में बहुत शांति है। होप सभी को अच्छा लग रहा होगा जो एटलीस्ट सुन पा रहे हो। ओके, सो एक ऑब्जेक्ट है जो ए से बी के बीच में चला, ये सर्कल मैंने बनाया है, तो उसने डिस्टेंस कितना तय किया? डिस्टेंस के लिए तो ये स्ट्रेट एकदम ये हमारा सर्कल का फोर्थ पार्ट है। सो इट इज 2 पाई आर बाई 4, जो कि हमारा बन जाएगा, देखो नेक्स्ट फिगर पे लेके जा रहा हूं आंसर के तरफ, जो कि हमारा बन जाएगा डिस्टेंस इज पाई आर बाई 2। देन अब देखो मेरे इस स्ट्रेट लाइन को, अगेन गो विद द सेम डेफिनेशन, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। ए इज आवर इनिशियल पॉइंट, बी इज आवर फाइनल पॉइंट। सो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ये होगा और कोई डिस्टेंस नहीं हो सकता है। देन आर जो बताई वो नहीं है, आर गलत हो जाएगा। सो इसको अगेन हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बिकॉज ये एक स्ट्रेट राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है। सो राइट एंगल ट्राइंगल में ये उसका परपेंडिकुलर है, ये बेस है। देन वी हैव टू कैलकुलेट द हाइपोटेन्यूज, यानी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट अंडर ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए, ए बी का दूरी निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट, जो कि हमारा आएगा 2r स्क्वायर, जो कि हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 हमारे रूट के अंदर रह जाएगा और r जो है वो बाहर निकल जाएगा। सो अंडर रूट 2r इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, जो भी हो यूनिट, मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, उससे मेरा मतलब नहीं है, इसलिए मैंने यूनिट लिखा नहीं है यहाँ पे। चलो इसको इस तरह से लिख देते हैं, यूनिट्स। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? बिकॉज अगर ये तुम शॉर्ट समझ गए, ये अगर तुम फिगर समझ रहे हो, यस यू रियली अंडरस्टूड। बोलो, किसी को प्रॉब्लम है इस फिगर में? नो सर। भास्कर, भास्कर, रोशनी, रीशु, कोई भी? नो, ओके, नो सर। चलो देन आई कैन प्रोसीड। यहां तक टॉपिक में किसी को दिक्कत जो अभी तक मैंने बताया? एक अगेन इसी पे मैं थोड़ा सा और दिमाग बनवाता हूँ।
रिपीट अगेन। सर एक और एग्जांपल दे दीजिए इस पे। ओके, इसी पे एक और एग्जांपल देता हूँ। देखो, बिकॉज तुम लोग ज्यादा फिगर नहीं पढ़े हो, पाराबोला ये सब पे देना, उसके लिए फॉर्मूला तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा। जस्ट फॉर एवरीवन अगेन, अगर मान लो ऑब्जेक्ट इस तरफ से नहीं घूमते हुए, वो ऑब्जेक्ट इस तरफ से घूम रहा है, गोइंग फ्रॉम दिस साइड। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर क्लास 9 इन एग्जाम ऑफ 2018 दिसंबर में, जब सर ने बाहर से पेपर मंगाया था, उसी का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। कैलकुलेट द डिस्टेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट कवर्स सर्कुलर पाथ फ्रॉम ए टू बी, इस डायरेक्शन में। इसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर करना है। देखो ये पाथ, अभी मैं ऊपर वाला नहीं कंसीडर करवा रहा हूँ, छोटा वाला नहीं, बड़ा वाला, ए से बी के बीच में उसने कवर किया, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सर डिस्टेंस 3/2 पाई आर। 3 बाई 3/2 पाई। नहीं, सोच के बोलो। 3/2 पाई आर नहीं होगा। 3/4 of 2 pi r. हाँ सर। यस 3/4 ऑफ 2 पाई आर, ये होगा। क्या बोली रोशनी, फिर से बोलो। क्योंकि बोली भी तो देखो, ये एक्चुअली टोटल पाथ हमारा हो गया 2 पाई आर, और ये जो पार्ट है हमारा जो कवर अप जा रहा है सर्कमफेरेंस का, ये 3/4 पार्ट है सिंपल कंडीशन में। सो 3/4 इंटू 2 पाई आर, जितना भी बने वो 3/4 इंटू 2 पाई आर। वेट, देखो तुम लोग ऑल दो बहुत सारी चीज को इस्तेमाल किए हो, लेकिन माइट भी ये सब चीज जानते होगे या नहीं जानते होगे, आई डोंट नो। देखो, इसमें नए नए टूल भी इस्तेमाल किए जाएंगे। कई लोग, बहुत सारे लोग इस्तेमाल किए होंगे, कोई बात नहीं है। टू पाई आर, ये एक्चुअल में इसका कंडीशन बनेगा 3/4। आगे कौन सा साइन है? ये पाई आर स्क्वायर, ये सब जो है, ये सब तुम लोग अभी पढ़े नहीं हो। ये बताया जाता है, एक्सपोनेंशियल बोला जाता है इसको। इसके सर जो 2 पाई आर लिखा है उसके सामने कौन सा साइन है? ये वाला, सर ये इंटू बोला जाता है कंप्यूटर के सेंस में। लोग तुम्हारे लिए इंटू रियल वाला लगा देता हूँ। अब ठीक है, ओके। सो जस्ट मेरा मेन मोटिव है 3/4 2 पाई आर, ये हो गया इसका डिस्टेंस। देन डिस्प्लेसमेंट कोई गेस कर पाएगा फिर से? एनीवन? छोड़ो, इससे ज्यादा मतलब नहीं है। √2 pi r. कैसे? पाई का जरूरत ही नहीं पड़ेगा इसमें। अगेन डेफिनेशन देखो, कहीं भी जस्ट क्विकली जंप करने की कोशिश मत करो। कौन, प्रभाकर बोले? अच्छा, √2 पाई आर नहीं, पाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगेन देखो, फिर से वही काम हो जाएगा इसमें। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या रह जाएगा? शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। देखो, यही शॉर्टेस्ट होगा, और ढूंढ लो, कोई शॉर्टेस्ट नहीं होगा। तो जब शॉर्टेस्ट होगा तो फिर हमारा इसका डिस्प्लेसमेंट वही रह जाएगा। √2 पाई आर तुम बोल रहे हो, पाई नहीं होगा, आर होगा, √2 आर।
बिकॉज पैथागोरस थ्योरम, आगे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है सभी के लिए? कैसे इसका डिस्टेंस निकला, कैसे डिस्प्लेसमेंट निकला, आई थिंक ओके फॉर एवरीवन। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। नो प्रॉब्लम सर। ओके, सो ऐसे ऐसे फिगर उठा के देखना। देखो, जो न्यूमेरिकल के कंडीशन में बहुत अच्छा चाहते हो, आगे भी बहुत सोचते हो, जस्ट गो विथ अ बुक कॉल्ड टाटा मैक्रो हिल। न्यूमेरिकल बहुत अच्छे अच्छे उसमें दिए रहते हैं। ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने बताया ना, उसी का ये क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट जो है उसी का ये क्वेश्चन है एक्चुअल में। उसी से जो भी स्कूल में उठाया था, उठा के क्वेश्चन पेपर में बनाया था। चलो देन नेक्स्ट, यानी अब दो तीन कंडीशंस जो कि नोट डाउन किए जा सकते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ ऑब्जेक्ट इन मोशन कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव। डिस्टेंस जो है किसी भी कंडीशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट तय कर रहा है ए से बी, बी से सी, डिस्टेंस अगर तय कर रहा है तो डिस्टेंस हमारा हर समय रहेगा। बेटर अंडरस्टैंड इन दिस फिगर कि अगर हमारा डिस्टेंस कोई भी ऑब्जेक्ट तय कर रहा है, जैसे यहां से ए से लेके फिर से ए के पास आ गया, तो डिस्टेंस तो होगा जितना भी डिस्टेंस हो। सो डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव और कैन नॉट बी जीरो, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा जीरो हो सकता है, बिकॉज अगर ऑब्जेक्ट फिर से इनिशियल पॉइंट के पास आ जाएगा, इस फिगर में हो चाहे इस फिगर में हो, ए से बी, बी से सी, सी से अगेन ए, देन ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो टोटली उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है। सो दिस पॉइंट नीड टू बी नोटेड इन द माइंड। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन मोशन कैन नेवर बी जीरो और निगेटिव। निगेटिव यानी उल्टा भी नहीं हो सकता है। वेयर एज डिस्प्लेसमेंट कैन बी, डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो भी हो सकता है, वो निगेटिव भी हो सकता है। जैसे ये यहां से इस तरह से कवर अप कर रहा था, मान लो डिस्टेंस ये इस तरह से चल रहा था, तो तुम इसको क्या बोल सकते थे? तुम इसको बोल सकते थे कि क्यों निगेटिव हो रहा है, जस्ट उसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तुम बोल रहे थे कि ये एक डायरेक्शन में चल रहा है, तो अगर इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं, तो इस डायरेक्शन को अगर हम कंसीडर करेंगे, देन डिस्प्लेसमेंट जो है वो बोलेगा कि हमारा डायरेक्शन जो है वो निगेटिव हो गया, यानी उल्टा हो गया। यानी इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव बोलते हैं तो ये डायरेक्शन हमारा निगेटिव हो गया। जस्ट ये रिप्रेजेंट करता है एक लाइन में, जैसा नंबर लाइन पे होता है ना कि पॉजिटिव नंबर लाइन पे हमारे नंबर्स पॉजिटिव दिखाए जाते हैं और बाएं साइड में नंबर लाइन पे निगेटिव दिखाया जाता है। वैसे ही अगर उल्टा तरफ का ये डायरेक्शन हो गया, बिकॉज हमारा ए जो है वो हम मान रहे हैं रेफरेंस पॉइंट, ए को अगर रेफरेंस पॉइंट यानी जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में चले तो हमने पॉजिटिव बोला, इस डायरेक्शन में हम चले तो निगेटिव बोले। ज्यादा कोई बात नहीं है। ये नहीं है कि ये निगेटिव कुछ डायरेक्शन अलग है, निगेटिव उसके मैग्नीट्यूड पर काम नहीं करेगा। निगेटिव जस्ट तुम्हें शो करेगा कि उसका डायरेक्शन उल्टा है रेफरेंस पॉइंट से। ये रेफरेंस पॉइंट यानी इसको हम मान रहे हैं कि यहाँ से वो ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, इस तरफ का डायरेक्शन अगर हम पॉजिटिव बता रहे हैं तो इसके उल्टा का डायरेक्शन, ए के डायरेक्शन का उल्टा, इसको हम निगेटिव बोलेंगे। ऑल्दो हम उसको ईस्ट वेस्ट ये सब भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक तरीका है वेक्टर क्वांटिटी का कि तुम उसको उल्टा डायरेक्शन कंसीडर कराने के लिए निगेटिव भी दिखाते हो। इवन डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है। डिस्टेंस जो है कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस जो है कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट हर समय डिस्टेंस के कम रहेगा या उसके बराबर तक रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। कंडीशन समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? इस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। ओके, बहुत सारा कंडीशन है। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, मैं बोलूं एक ऑब्जेक्ट ए से बी के पास गया, ए से बी के पास जाके वहीं पे रुक गया, इस कंडीशन में हमारा डिस्टेंस भी यही है, डिस्प्लेसमेंट भी यही है। डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ एक डायरेक्शन जुड़ जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम हो गया। यस और नो? देन लास्ट पॉइंट, दोनों का यूनिट जो होता है
वो वही है, हमारा दोनों लेंथ का यूनिट है। सो गो टू द एसआई यूनिट, जहाँ पे एसआई यूनिट में लेंथ के लिए हम लोग मीटर यूज करते हैं, टाइम के लिए सेकंड यूज करते हैं, मास के लिए केवी यूज करते हैं। वैसे इसीलिए एसआई यूनिट जो है दोनों का मीटर हो गया। Then coming to the next topic. Okay, again I am asking, any confusion till this point? The session has gone till around 50 minutes for distance and displacement only. No, sir. So uniform and non-uniform motion. अभी तक हम लोगों ने पढ़ा मोशन। When an object is moving with respect to something, then the object is called is in motion. It means the object is in motion. Object जो है वो motion में है जब वो move कर रहा है किसी भी static चीज के रिस्पेक्ट में। लेकिन उसके बाद यूनिफॉर्म मोशन क्यों जोड़ा गया? यूनिफॉर्म इसलिए, जस्ट कम विद द डेली लाइफ एग्जाम्पल। मान लो तुम Sir, बोलो। one question. यस बोलो। Sir, ये displacement और distance सेम क्यों होते हैं? दोनों एक्चुअली में देखो एक ही तरह के क्वांटिटी हैं, एक ही तरह के क्वांटिटी हैं, लेकिन देखा गया कि डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन नहीं होने के चलते बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। तो जब वेक्टर क्वांटिटी बनाया गया उस समय ये एक अलग नाम से दिया गया कि a distance which shows particular direction also, that unit is called as displacement। इसीलिए दोनों का मिलता जुलता नाम रख के जस्ट उसको थोड़ा आगे बढ़ाया गया। बहुत काम आता है ये सब चीजों का कि ये चीज जो है किस डायरेक्शन में चलेगा। अब मान लो तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एक फुटबॉल है, तुम उसको किक कर रही हो जमीन पे रखे हुए, सिर्फ नीचे की तरफ किक कर रही हो, यानी ये आकाश में नहीं उड़े, इस तरह से किक कर रही हो, मतलब जमीन को नहीं छोड़े, तब तो वो कंडीशन ठीक है कि वो बॉल सीधा सीधी चला जाएगा। लेकिन एज्यूम करो कि तुम उसको थोड़ा टेढ़ा पैर करके किक कर रही हो कि जमीन छोड़ के वो उड़ जाए। अब देखो उसको हम लोग कैसा मोशन बोलेंगे उस बॉल को? वो बॉल जो है ना ही ऊपर की तरफ जा रहा है, ना ही वो वर्टिकल उठ रहा है, ना ही वो हॉरिजेंटल जा रहा है। अब उसको हम लोग कैसे रीड करेंगे? इस मोशन के, ऐसे टाइप के मोशन को रीड कराने के लिए एक्चुअली मैथमेटिक्स का वेक्टर कंसेप्ट आया, जो कि अब हमें करेगा क्या, बताएगा कि जब ये इतने एंगल से जमीन से उड़ रहा है तो इसका ऊपर का ताकत कितना है, वर्टिकल ताकत, इसमें जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, और इसमें हॉरिजेंटल जो कंपोनेंट है वो कितना है। दोनों को अलग अलग निकाल के हम कैलकुलेट करेंगे और तब फिर से कंबाइन करके हम बता सकते हैं कि बॉल एक्चुअली मूव कैसे कर रहा है। कुछ समझ में आया? देखो अभी ये कॉन्सेप्ट वेक्टर का है ना, मैं फिर बोल रहा हूँ वही चीज, इट इज लिटिल बिट बियॉन्ड योर माइंड, बिकॉज तुम अभी उतना दूर तक नहीं हो, इसीलिए मैं जानकर अलग अलग एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि थोड़ा तुम्हारे दिमाग में चीज स्टोर करे या तुम उसको एनालाइज करो, ताकि तुम समझ सको कि मैं एक्चुअली वेक्टर क्यों इंटर कर रहा है, या वेक्टर का मतलब क्या है, जहां पे हमें डायरेक्शन क्यों बताना पड़ रहा है, ये हमें जानने को मिले। क्लियर? ओके, सो देन यूनिफॉर्म एंड, So if you don't mind, you carry it. yes I am going on. यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या है? अभी तक हमने सिंपल पढ़ा, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ रेफरेंस टू समथिंग। नाउ आई एम कमिंग टू यूनिफॉर्म मोशन। ओके, मैं एक एग्जांपल के साथ जा रहा था। देखते होगे ट्रेन जो है, बिकॉज जनरल लाइफ में साइकिल में, स्कूटर में, ये सब में तो नहीं बोल सकता हूँ कि वो यूनिफॉर्म से ज्यादा चलते हैं, लेकिन ट्रेन में या एरोप्लेन में हम कंसिडर कर सकते हैं। एरोप्लेन में मैक्सिमम लोग नहीं बैठे हो, सो कमिंग विद द जनरल एग्जांपल अगेन ऑफ द लाइफ। ट्रेन में बैठे हुए हैं हम, और कुछ देर तक चलने के बाद, स्टेशन से कुछ देर चलने के बाद ट्रेन जो है एक कांस्टेंट स्पीड से चलना शुरू करता है। तो जितना भी हो, 60 हो, 70 हो, जितना भी हो, वो कांस्टेंट स्पीड से चलना शुरू करता है। यानी एक बार वो स्पीड मेंटेन कर लेता है, एज्यूम 60 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर और 40 किलोमीटर पर आवर, नो प्रॉब्लम। उतना स्पीड मेंटेन करके वो चलना शुरू करता है। वही जो स्थिति है जहां पे वो ट्रेन जो है एक कंटिन्यूअस
कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है उसी को बोलते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड देन द मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एट दैट पार्ट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। उसी परिस्थिति में, ये नहीं कि वो स्टार्ट हुआ है उस समय से यूनिफॉर्म में था, नहीं, स्टार्ट हुआ था तब धीरे धीरे करके वो बढ़ रहा था, वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं था। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स एन ऑब्जेक्ट, अगेन कमिंग टू द book's definition, an object is said to be in uniform motion if it travels equal distance in equal interval of time। यानी अगर वो ऑब्जेक्ट बराबर डिस्टेंस तय कर रहा है छोटे छोटे पार्ट चाहे बड़े बड़े पार्ट के टाइम में, हर जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो 2 मिनट में 2 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया, जब 4 मिनट हुआ तो 2 + 2 4 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया, 6 मिनट हुआ तो 2 + 2 + 2 यानी 6 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया। यानी हर छोटे छोटे 2 मिनट के इंटरवल में वो 2 किलोमीटर का ही डिस्टेंस तय कर रहा है। यानी अगेन कमिंग टू द प्रीवियस डेफिनेशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, एक स्थिर गति से वो ऑब्जेक्ट चल रहा है, देन उसका मोशन जो है उसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन का नाम देते हैं। जनरली लाइफ में ये चीज संभव नहीं होता है, हम चले रोड पे या बाइक के साथ चले या साइकिल से चले या पैदल चले, किसी भी चीजों से चले, तो हम लोगों को जनरली बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, बिकॉज ऑफ बैड कंडीशन ऑफ द रोड, वी हैव टू चेंज द स्पीड। सो वैसे कंडीशन में जब वो ऑब्जेक्ट फर्स्ट सेकंड में मान लो 2 किलोमीटर चला, सेकंड से फर्स्ट मिनट में 2 किलोमीटर चला, या 1 घंटे में 2 किलोमीटर चला, दूसरे घंटे में उसको किसी प्रॉब्लम के चलते जस्ट 1 ही किलोमीटर चल पाया, देन इट इज अ प्रॉब्लम अगेन। इट मीन्स कि वो एक स्थिर गति से नहीं चल पा रहा है। ऐसे मोशन को हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक दूरी तय कर रहा है या बराबर दूरी तय कर रहा है बराबर समय के अंतराल में, then it is called as uniform motion। and when the object is traveling just opposite of this, not traveling equal distance or traveling unequal distance in equal interval of time or in unequal interval of time, it can be anything in this second जो नॉन यूनिफॉर्म है उसमें कुछ भी हो सकता है। सो जब वो ऑब्जेक्ट स्थिर गति से नहीं चल रहा है या कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल रहा है, देन उसका जो मोशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Okay. Then again coming to very simple thing which you people have gone through previous also, the speed। स्पीड किसको बोलते हैं? स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, यानी हर एक यूनिट टाइम में। आई होप कि तुम लोग क्लास 7 का याद होगा, मैंने बताया था यूनिट टाइम क्यों। जस्ट नहीं याद है तो मैं रिकॉल करा रहा हूं। तुम्हारा क्वेश्चन था 2-3 कार दिए हुए थे एनसीईआरटी बुक में, जिसमें से एक कार को बहुत आगे भगा दिया गया था 2 मिनट में, और बहुत सारी कार जो है वो धीरे धीरे चल रहे थे। मैंने तुमको एग्जाम्पल देते हुए बोर्ड पे पूछा था कि मैं बोलूं कि किसी ऑब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट जो है वो 2 मिनट में 2 किलोमीटर चला, कोई ऑब्जेक्ट 5 मिनट में 3 किलोमीटर चला, कोई ऑब्जेक्ट 10 किलोमीटर 7 मिनट में चला, कोई ऑब्जेक्ट 1 घंटे में 100 किलोमीटर चला। अगर इस तरह से मैं बोल दूं कि सारे ऑब्जेक्ट का अगर हम लोग स्पीड कंपेयर करें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ध्यान पे आ रहा है सबके? इसीलिए मैं बोलता हूँ कि प्रीवियस चीज जो है वो साइंस में तुम छोड़ नहीं सकते, उसको लेके ही चलना पड़ता है। सो वही कंडीशन, यानी सभी को अगर हम लोग एक यूनिट पे ले आ देंगे, एक यूनिट इन द सेंस चाहे 1 मिनट, चाहे 1 सेकेंड, चाहे 1 आवर पे, यानी उसी दौरान का सभी का हम डिस्टेंस कितना उसने तय किया उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमको पता चलेगा कि उस सेंस में वहां पे किस ऑब्जेक्ट का स्पीड सबसे तेज है। सो इसीलिए हम लोग स्पीड को डिफाइन करने के लिए पर यूनिट टाइम बोलते हैं। पर यूनिट टाइम इट मीन्स आइदर इन 1 मिनट, it in 1 second, or either it can be in 1 hour, anything it can be, कोई दिक्कत नहीं है। So
स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम और रेट ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, इसको रेट भी बोलते हैं, रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस बाय अ बॉडी, रेट चेंज भी बोलते हैं, बिकॉज जहां रेट आता है यानी पर यूनिट टाइम। सो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, इसको हम लोग टाइम को इधर ले जाएंगे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। और ये सब डेफिनेशन ऑल दो तुम लोग पढ़ चुके हो, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। और यहां भी देख सकते हो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। एक चीज यहाँ पे तुम लोगों को कंफ्यूजन होगा, यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसको एस से डिनोट किया जाता है। जो हमारा 9th का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, डिस्टेंस को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, स्पीड को हम लोग वी से डिनोट करते हैं, और टी हमारा टाइम वही है। जस्ट एक तुम्हें डिस्टेंस कंफ्यूजन है, इससे पहले मैं 7 में एस भी लिख दिया करता था, तुम लोग उस समय भी इवन इंडिकेट किया था मैं, सो उससे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब हम लोग आगे चल के जब भी स्पीड का नाम लेंगे उसको वी से डिनोट करेंगे, डिस्टेंस जब भी नाम लेंगे तो उसको एस से डिनोट करेंगे हम। सो इसका यूनिट कितना हुआ, अगेन गो विद द सेम प्रिंसिपल। इसमें हम लोगों को किसी भी चीज का यूनिट रटने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल चीज है ये, लेकिन इसको मैं जानबूझकर इस पॉइंट पे बता रहा हूं ताकि तुम आगे चल के इसको एनालाइज करके किसी का भी यूनिट बना सको। मान लो तुम्हें डिस्टेंस का ओके, सो तुम्हें स्पीड का यहाँ पे यूनिट बनाना है, स्पीड का यूनिट कितना होता है, जस्ट राइट इट, इसको लिख के देखो। v इज इक्वल्स टू, नजर नहीं आ रहा होगा, एक सेकेंड, v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट कितना होता है, ध्यान पे है, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है हमारा मीटर, ओके। टाइम का यूनिट होता है एसआई जो है वो होता है सेकेंड। देखो उसके डेफिनेशन से उसका यूनिट बन गया, डिस्टेंस का एसआई यूनिट यानी लेंथ, लेंथ का मीटर, और टाइम का है हमारा सेकेंड। तो इसको हम लोग रीड आउट करते हैं मीटर पर सेकेंड। आगे चल के इवन न्यूटन हो चाहे किसी का भी हो, मैं इसी तरह से उसका यूनिट बनाने सिखाऊंगा। अगर तुम भूल भी गए आगे चल के कोई दिक्कत नहीं है, तुम उसको रिकॉल कर सकते हो, अगर डेफिनेशन याद है तुम उसको बना सकते हो अपने आप से। एक का तुम्हें जस्ट ऐसा ही यूनिट अगर याद है तुम किसी का भी यूनिट बना सकते हो। सो स्पीड, अगेन स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इट कैन बी 0, इट कैन बी पॉजिटिव, बट ये निगेटिव नहीं हो सकता है। लेकिन आगे चल के एक और हम लोग टर्म पढ़ेंगे जिसको बोलेंगे इट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी को जब हम डिफाइन करेंगे तो वेलोसिटी को हम बोलेंगे, ये भी वेलोसिटी जो है वो भी स्पीड का अगला टर्म है, जिसमें उसका डायरेक्शन हम कंसीडर करेंगे, जिसको हम लोग एक छोटे टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। वेलोसिटी इज अ क्वांटिटी विच इज स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन हम बोलेंगे तो हमारा वेलोसिटी बन जाएगा। जस्ट मैं जानबूझकर कंपेरिजन करते चल रहा हूं ताकि तुमको चीज जो है वो क्लियर होते रहे ज्यादा। देन अब किसी ऑब्जेक्ट का हम स्पीड यूनिफॉर्म कम बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड, दैट इज सेम थिंग तुम्हारे टर्म के लिए। सो इफ द ऑब्जेक्ट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वट एवर द इंटरवल स्मॉल इज और वट एवर द स्मॉल इंटरवल इट मे बी, कितना भी छोटा वो इंटरवल हो कोई दिक्कत नहीं है, 1 सेकेंड हो, आधा सेकेंड हो या नैनो सेकेंड हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट वो इक्वल डिस्टेंस तय कर रहा है। जो हमने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा, अगर वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है देन उसका मोशन जो होगा वो हम उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जस्ट अपोजिट ऑफ दिस, यानी अगर वो ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस तय कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में या अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी वो स्थिर गति से नहीं चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल रहा है, देन उसका मोशन हम बोलेंगे इट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। देन कम्स योर एवरेज स्पीड। एनी प्रॉब्लम स्पीड में? No
sir. No, sir. Okay, then average speed or okay, then going for average speed. एवरेज स्पीड आखिर हम लोग कंसीडर क्यों करते हैं? जो भी इसका फॉर्मूला अभी दूर रखो उसको। एवरेज स्पीड आखिर आता क्यों है? एवरेज स्पीड है कि आखिर हमारे स्पीड से क्यों काम नहीं चल रहा था कि हम एवरेज स्पीड पर लेकर जा रहे थे, लेकर चले एवरेज स्पीड पर, या एवरेज स्पीड के बारे में कुछ पढ़ना हम लोग सीखे। देखो इसके लिए जस्ट कंसीडर करो एक जनरल लाइफ एग्जाम्पल। यहाँ पे मान के चलो ये रेलवे ट्रैक है, ये रेलवे ट्रैक है, आगे का न्यूमेरिकल है, तुमको पहले मैं कुछ एग्जाम्पल के चलते बता रहा हूँ। ये रेलवे ट्रैक है, एक ट्रेन जो है वो, बिकॉज जनरल लाइफ में होता यही है कि हम लोग ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और बी पॉइंट तक जाते हैं, और दोनों के कंडीशन में होता क्या है कि हमें कई बार अपना स्पीड चेंज करना पड़ता है। लास्ट में मान लो तुम ए से सी के पास पहुंच गए या पहुंच गई, और किसी ने तुमसे क्वेश्चन पूछा कि तुम कितने स्पीड से चले थे कि तुम ए से सी के पास पहुंच गए, या मुझे वो स्पीड बताओ जितना से मैं अगर लगातार चल पाऊं, मेरे वर्ड पे ध्यान देना, अगर मैं उस स्पीड से चल पाऊं लगातार तो मैं ए से सी के बीच में तुम जितने टाइम में आए हो उतने ही टाइम में पहुंच जाऊं। अब ये बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए बता पाना जो ए से सी के पास गया है। क्यों? क्योंकि वो हर समय कभी 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, कभी 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, कभी जरूरत पड़ा तो रुकना भी पड़ गया कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए, कभी जरूरत पड़ा खाली मिला तो कुछ तेज भी वो चल लिया। तो इसके चलते उसको टोटल टाइम तो वो बता देगा, लेकिन ये नहीं बता पाएगा कि तुम कितने स्पीड से चलोगे तो इतने टाइम में वहां पे पहुंच जाओगे। यानी अब उसको क्या करना होगा? डिस्टेंस भी तो बता देगा। डिस्टेंस उसने बता दिया, मान लो 60 किलोमीटर है, यहाँ का डिस्टेंस जो है तुम्हारा 120 किलोमीटर ये ए से सी का है। उसने ये तो बता दिया कि डिस्टेंस इतना है, उसने ये भी बता दिया कि टाइम मैंने इतना लिया। लेकिन अगर उससे पूछा जाए बिना कैलकुलेशन, एज ए रफ माइंड, कि मैं किस स्थिर गति से चलूं तो मैं इतने देर में यहां से यहां पहुंच जाऊंगा, तो उसके लिए बता पाना मुश्किल है विदाउट कैलकुलेशन। तो वो करेगा क्या? वो बोलेगा कि देखो मैं कितना भी स्पीड ब्रेक करके चला हूं या कैसे भी चला हूं, इतना हमारा डिस्टेंस है, टोटल 120 किलोमीटर का डिस्टेंस है। एज्यूम करो मैं इसको 1 घंटे में या 4 घंटे में तय कर दिया हूं, 4 घंटे में मैं इसको कवर अप कर दिया हूं। वो कोई भी चीज हो उससे कंसीडर मत करना, बिकॉज इतना तेज जनरल नहीं चल पाते हैं हम लोग, ट्रेन हो या ऐसा हो वही कवर कर पाएगा। सो वो जो है कितना भी दूरी तय किया हो, अगर ये हम टोटल डिस्टेंस बताएं बाय टोटल टाइम टेकन बताएं तो हम बता सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है उतने स्पीड से अपना डिस्टेंस तय करेगा। दूसरा वाला ऑब्जेक्ट एज्यूम करो ये 120 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 4 घंटे में उसने तय किया है। इट मीन्स 120/4, 120/4 30। यानी अगर हम किसी चीज को 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से पॉइंट ए से स्टार्ट करें, पॉइंट ए से स्टार्ट करें तो पॉइंट सी तक अगर वो कंटिन्यूअस 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता रहे, बिना रुके बिना कहीं ब्रेक लिए, तो वो सी के पास पहुंच जाएगा 4 घंटे में। यही जो हमारा चीज है इसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। ऑल्दो एवरेज स्पीड एक्चुअल सेंस में हमें नहीं मिलता है, लेकिन इसी को बोलते हैं एवरेज स्पीड। इट मीन्स इफ द ऑब्जेक्ट हैज ट्रेवल्ड विथ दैट स्पीड फ्रॉम any point A or from any point, then it will reach the other point or its final point within that time. If it is going with this much specific speed, then that speed is called as average speed. देखो ये लिखने के लिए डेफिनेशन नहीं है, फिर ये समझने वाला डेफिनेशन बता रहा हूं मैं। लिखने के लिए फिर वही हम लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। क्योंकि देखो हमारे एग्जाम्पल में भी वही हुआ कि कितना टोटल डिस्टेंस हमने तय किया, उसके बाद कितना हमने टाइम लिया, उसी को लेके हमने सीधा डिवाइड कर दिया। उसी चीज को हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड। तो समझ में आ रहा है? नो, नो और यस?
यू पीपल आर देयर विथ मी? नो No, sir. नो। देखो फिर से उसी चीज को मैं रिपीट कर रहा हूं। जैसे मैं किसी भी डिस्टेंस को तय किया इसी फिगर पे, ए से सी के पास जाना है किसी ऑब्जेक्ट को, वो कितने भी स्पीड से चालू कर रहा है। मान लो यहाँ पे आया, कुछ पॉइंट पे आया, यहाँ पे बहुत सारा भीड़ मिला, ये रोड है, भीड़ मिला, उसका स्पीड धीरे हो गया। देन यहाँ पे गया, बहुत खाली मिला, वो तेजी से चल दिया, कुछ दूर तक तेजी से चला, फिर रोड का कंडीशन खराब मिला, वहां पे धीरे धीरे। यही हम लोग जनरल लाइफ में हम लोग करते हैं, साइकिल चलाएं या मोटरसाइकिल चलाएं, कुछ भी चलाएं, यही जनरल लाइफ में हम लोग करते हैं। तो वो आदमी पूछे, मान लो यहाँ पे सी पे कोई एक आदमी खड़ा है, बोला कि तुम कितने स्पीड से आए हो यहाँ तक। देखो और सिंपल बना रहा हूं इसको, क्या वो आदमी आंसर कर पाएगा कितने स्पीड से आया है? सोचो। No, sir. नहीं कर पाएगा आंसर, बिकॉज वो बहुत बार अपने स्पीड को ब्रेक किया है, तेज किया है, धीरे किया है, बहुत बार इस चीज को किया है उसने, तो वो क्लियर आंसर नहीं कर पाएगा। देन सी वाले आदमी का नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या तुम बता सकते हो कि कितने स्पीड से तुम चले होते पॉइंट ए से। ऑल्दो देखो ये संभव नहीं होता है, मेरे बोलने का ये मतलब है कि पॉइंट ए से वो उस स्पीड से चालू हो गया, यानी कोई बॉडी जो है वो रुका हुआ नहीं है यहाँ पे, ए से उतना ही स्पीड से वो चालू हुआ और लास्ट पॉइंट पे आके बिना ब्रेक मारे सी पॉइंट पे उतना ही तेजी से वो पहुंच गया। कभी स्टार्ट करेगा, कभी ब्रेक मारेगा ना। लेकिन ये इससे भी बता सकते हैं हम लोग, लेकिन ये जो ब्रेक कर करके जा रहे थे हम लोग कैसे बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। तो देखो इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन संभव नहीं है, जो हम लोग रियल लाइफ में करते हैं उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत छोटा छोटा होगा और उसको हम लोग रियल सेंस में नहीं बता सकते हैं। कोई ट्रेन मान लो एक स्टेशन ए से सी तक चल रही है, वो कुछ दूर स्टार्टिंग में चली 10 किलोमीटर पर आवर, फिर 20 किलोमीटर पर आवर, फिर 30 किलोमीटर पर आवर, फिर 90, फिर डाउन होते होते जाके 0 पे पहुंची। अब उस ट्रेन के रिगार्डिंग हम लोगों को कैलकुलेट करना हो ये ट्रेन ए से सी के तक कितने स्पीड से चला है, तो हम कैसे बताएंगे? संभव नहीं है। जैसे कोई आदमी सी का पूछ रहा है उसी तरह से ट्रेन के भी बारे में, वो संभव नहीं है। तो ऐसे के लिए हम लोग एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन बनाते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे कि अगर ये ए से इस स्पीड से चला होता, एजम्पशन इस स्पीड से चला होता और बिना ब्रेक कहीं सी तक पहुंच जाता, वो जो स्पीड है उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड। तब इतने टाइम में, जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया, ये वाला टोटल डिस्टेंस 140 था, सॉरी 120 था और टोटल टाइम टेकन 4 घंटा था। तो अगर वो 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेन कंटिन्यूअस चला होता तो वो हमारे ए से सी पर पहुंच जाता। ठीक है, ऑल्दो वो 30 से चला नहीं है। आप समझ रहे हो चीज को? नो, थोड़ा सा। यस सर, यस सर। ओके Yes, sir. ओके ओके, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं। देखो पहला वाला कंडीशन समझ में आया कि मैं सी को बता नहीं सकता हूं कि मैं कितने स्पीड से आया हूं। लेकिन मेरा दूसरा कंडीशन थोड़ा ट्रैक करने की कोशिश करो। जैसे बोल रहा हूं कि वो इस ट्रेन के कंडीशन में बोल रहा हूं कि वो 120 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया और 4 घंटे में तय किया। देन हम करेंगे क्या? डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम कर देंगे तो हमें मिल जाएगा स्पीड। स्पीड यानी कि अगर ये ट्रेन जो है पॉइंट ए से 30 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलता और लगातार चलता जाता बिना ब्रेक के, ना तेज होना ना धीरे होना, तो सी पॉइंट पर वो 4 घंटे में पहुंच जाता। ये जो चीज मैं बता रहा हूं, ये एजम्पशन जो बता रहा हूं, इसी को बोलते हैं एवरेज स्पीड ऑफ दैट ट्रेन। ऑल्दो ऐसा कंडीशन हुआ नहीं है, लेकिन ये एजम्पशन जो हम ले रहे हैं, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए एजम्पशन बता रहे हैं हम कि अगर इस स्पीड से ये चला होता तो वो सी पॉइंट पर पहुंच जाता तुम्हारे 4 घंटे में। यही जो स्पीड है, सारे का एक जो फाइनल हम चीज निकाल रहे हैं, इसी को बोलते हैं एवरेज स्पीड। ना कि छोटे छोटे पार्ट का स्पीड नहीं, पूरा एक फाइनल स्पीड कि इतने से ये चला होता। ऑल्दो रियल सेंस में हम लोग उस स्पीड से नहीं चलते हैं, ब्रेक करेंगे, तेज होंगे, बहुत सारा ऐसा कंसीडरेशन हम करेंगे। होप समझ में आया सभी को? नो, नो अगेन, यस। और कोई?
नो वाला कोई है तो बोलो एटलीस्ट। ओके, सो उसी को हम लोग एवरेज स्पीड बोलते हैं। सो सिंपल सेंस में मैथमेटिकल फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट बाय टोटल टाइम टेकन। इसके न्यूमेरिकल बनाते समय बहुत ध्यान देना, बहुत लोग गलती करते हैं। एक ट्रेन का दो जगह का स्पीड दे दिया 20 किलोमीटर पर आवर, एक 25 किलोमीटर पर आवर, एक 30 किलोमीटर पर आवर, तुरंत लेके सारा स्पीड जोड़ देते हैं लोग और उसको डिवाइड कर देते हैं 3 से। वो तुम्हारा एक्चुअल रिजल्ट नहीं देगा, वो गलत रिजल्ट देगा। उसको धीरे धीरे जब एग्जाम्पल्स बनाओगे तब समझ में आएगा कि ऐसा क्यों है। चलो इसी पे एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, न्यूमेरिकल। On a track of 120 kilometers, a train traveled first 30 kilometer part from A to B. Just assume that with a uniform speed of 30 kilometer per hour. How fast the train travels the next 90 kilometers, so that average speed is equals to 60 kilometer per hour for the entire trip. यानी पहले भाग में देखो, ऐसे क्वेश्चन को हिट करने के लिए न्यूमेरिकल को माइट भी कोई तुमको पहली बार देखे तो बोले कि बहुत ऑकवर्ड इसका तरीका है बनाने का, लेकिन मैं तुमको बार बार सजेस्ट करूंगा जहां पे तुम्हें चीज क्लियर नहीं हो रहा हो पहले उसका फिगर बनाओ, रफ फिगर बनाओ कहीं पे भी रफ में, और तब उसको सॉल्व करने शुरू करो। देखो तुमको गलती पकड़ में आएगा, तुम कहाँ गलत जा रहे हो। इसीलिए मैंने जानबूझकर यहाँ पे एक ट्रैक का फिगर बनाया, अदरवाइज आई कैन टेल यू विदाउट दिस ऑल्सो, बट it is required for you people because you people are beginner. Even I am telling a person who has done the question many times, they might can make mistake, but अगर फिगर बनाओगे ना तो तुम्हें चीज बहुत अच्छा क्लियर समझ में आएगा। Again I will repeat my point, A for apple. If you will close your eyes and remind A, then you will again recall in your mind the red apple which you people have learned in class KG. Yes, no? याद आता है ना, ए फॉर एप्पल, क्योंकि हमारा दिमाग जो है फिगर बहुत अच्छा पकड़ता है। बार बार रिपीट करता हूं मैं। ओके, सो एक फिगर बनाया हमने बताया कि ट्रेन ए से जो है बी पॉइंट के बीच का इसका डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, इसमें उसका स्पीड था 30 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट कितना बचा, 120 में से 90 बचा, ये भी नहीं दिया होता, कोई जरूरत नहीं था, क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये। 90 किलोमीटर नेक्स्ट वो ट्रेन कितनी स्पीड से तय करेगा, तो इसका एवरेज स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर होगा। एवरेज स्पीड मीन्स टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तुमको यहाँ पे टोटल डिस्टेंस तो पता है, अब एक एक करके हम लोग गिवन डेटा लिखते हैं जैसे मैथ में लिख रहे हैं। टोटल डिस्टेंस तो पता है लेकिन टोटल टाइम टेकन का पता नहीं है, सो हम टोटल टाइम टेकन ही कैलकुलेट करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट में वो ऑब्जेक्ट जो है 30 किलोमीटर चला एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। सो जस्ट कैलकुलेट द टाइम विद दिस, v इज इक्वल्स टू और एनीवन, इसको पहला कंडीशन हम मानते हैं, तो हम लिखते हैं इसको टाइम t1, डिस्टेंस d1 एंड वेलोसिटी जो है सॉरी स्पीड v1। सो इस कंडीशन में ये हमारा t1 जो है ये पहला इस पार्ट का टाइम दे देगा, ए से बी तक वो ऑब्जेक्ट कितना टाइम लिया ये हमें पता चल जाएगा। दूसरे कंडीशन में भी वही जो आएगा हम सेट करेंगे उसको। सो t2 इज इक्वल्स टू ये दूसरा डिस्टेंस हमारा d2 बाई v2, यानी स्पीड ऑफ द सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन, जो कि हमारा 90 डिस्टेंस था। अब जितना आएगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे। सो स्पीड जो है हमें सेकेंड डिस्टेंस पता है, हमें सेकेंड स्पीड के बारे में पता नहीं है। देन हमारा जो एवरेज स्पीड होता है उसका फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, t1 प्लस t2, यहां से t1 इस टुकड़ा का टाइम, इस टुकड़ा का टाइम t2। सो अब इस दोनों का हम लोग कैलकुलेट ऑलरेडी मैथमेटिकली कर चुके हैं, तो सारा उठा के एक साथ हम लोग इक्वेशन में पहले पुट कर देंगे, उसके बाद वैल्यू रखेंगे। ये हमारा एवरेज स्पीड हमको दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर। हमारा टोटल डिस्टेंस हमें पता है 120 किलोमीटर पर आवर।
पहले पार्ट का डिस्टेंस 30 किलोमीटर, दूसरे पार्ट का डिस्टेंस 90 किलोमीटर, पहले पार्ट का टाइमिंग 30 किलोमीटर पर आवर, पहले पार्ट का स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, दूसरे पार्ट का स्पीड हमको पता नहीं है। सो जस्ट लेट इट बी लाइक दिस, इक्वेशन में पुट करो और उसके बाद इक्वेशन बनने दो। माइट भी बहुत लोग करोगे कि पहले इसको कैलकुलेट करोगे T1 को, उसके बाद T2 को कैलकुलेट करोगे, सब ले आके लास्ट में पुट करोगे। कोई तरीका में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट मैंने ये तरीका उठाया, तुम कोई भी तरीका उठा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन इसको धीरे धीरे हम लोग मिनिमाइज करते गए, 30/31 90/V2, इसके बारे में हमें पता नहीं है। देन ये हमारा 60, जस्ट सारे का यूनिट हम लोगों ने हटाया और इसको कैलकुलेशन शुरू किया। 60 और ये 120, ये 2 हो गया यहाँ पे, और ये जो पार्ट था यहाँ पे 1 + 90/V2, इसको हम लोग इस साइड ले आए बिकॉज ये 1 हो चुका है। सो देन कैलकुलेशन, अब इक्वेशन सॉल्व करो, और इक्वेशन सॉल्व करने के बाद 2 - 1 ये हो जाएगा, ये 90/V2 हो जाएगा। देन V2 = इस साइड V2 आएगा, V2 = 90/1, सो V2 = 90 किलोमीटर पर आवर। यानी वो ऑब्जेक्ट जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर से अगर 90 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करेगा तो पूरा पूरी उसका एवरेज स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर का हो जाएगा। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन?